Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss a new topic for physical chemistry, that is phase equilibrium. So this chapter is basically divided in two parts. The first one is phase rule and second one is Nernst distribution law. So today I am going to discuss Nernst distribution law. So this is very important for the BSc major students as well as generic chemistry students. Okay. So today I will discuss Nernst distribution law. Okay, is statements, its derivation and validity or limitations of the Nernst distribution law and some numericals based on the Nernst distribution law which are very important for RDU and semester examinations. Okay, so let us start Nernst distribution law. So before we discuss Nernst distribution law, first of all we have to understand some terms. So when two liquids are mixed, following three possibilities arise. Number one, they are completely miscible in all proportions. Okay, in all proportions means which we generally known as homogeneous mixture. So solution is a homogeneous mixture. ठीक है, so किसी भी दो लिक्विड को अगर आप मिक्स करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे आर कंप्लीटली मिक्सिबल इन ऑल proportions and uniform throughout the mixture. The liquids with similar polarity are completely miscible. In general जो liquid same polarity वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें सेम intermolecular force of attraction या hydrogen bonding अगर है, तो उनमें क्या होते हैं, वो completely miscible होते हैं. For example, methanol, ethanol, propanol, that is alcohol, are completely miscible with water. तो वाटर में अगर हम अल्कोहल मिक्स करते हैं तो वो दोनों मिलके आपस में एक सिंगल फेज, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. Similarly, formic acid and ethylene glycol are also completely miscible with water. तो अगर जिनकी पोलैरिटी सेम होती है वो दोनों आपस में completely miscible होते हैं. एक और ऑप्शन होता है, एक और चांस है कि two liquids with non-polar molecules are also miscible. For example, normal hexane, normal octane, ये completely miscible है क्योंकि दोनों non polar है. Benzene and toluene. तो सीधा सीधा एक हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि like dissolves like, जो जैसा होता है वो उस तरह को वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है. तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक. तो दोनों अगर पोलर है तो कंप्लीटली मिक्सिबल, दोनों अगर नॉन पोलर है तो कंप्लीटली मिक्सिबल. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टू लिक्विड्स मे बी पार्शियली मिक्सिबल ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल ईथर एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर, ये इनमें पार्शियली मिक्सिबल होते हैं. फिनॉल को वाटर के साथ मिक्स करें तो पार्शियली मिक्सिबल होगा. इन द सेम वे ईथर और वाटर भी होते हैं, वो पार्शियली मिक्सिबल होते हैं या स्लाइटली मिक्सिबल. थर्ड जो है पॉसिबिलिटी, दे आर इमिसिबल एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स. तो जिनको हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं, कंप्लीटली इनके बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसको हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस. तो किसी दो सॉल्वेंट को, लिक्विड को अगर जैसे को मान लीजिए मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, जैसे वाटर के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया, कार्बन डाई सल्फाइड डाल दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, या बेंजीन आप मिला दीजिए, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मिला दीजिए, और इसको आप मिक्स करेंगे. शेक करने के बाद अगर आप जस्ट थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने दीजिए तो जो वाटर होता है वो नीचे में आ जाएगा और जो भी ऑर्गेनिक लेयर है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो ऊपर में हमको इस तरह से सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इमिसिबल सॉल्वेंट या इमिसिबल लिक्विड. अब इन जनरल पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स, मतलब जब अपोजिट नेचर वाले आएंगे तो वो जनरली क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं. ठीक है, तो ये नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो मेनली हमारे लिए, हमको जो अप्लाई करेंगे वो क्या है, इमिसिबल सॉल्वेंट के लिए है, इमिसिबल लिक्विड के लिए या पार्शियली मिसिबल के लिए है. अगर दो सॉल्वेंट, दो लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल है तो फिर हम यहाँ पे नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं लगा सकते. ठीक है, तो इसलिए पहले हमें ये दोनों टर्म को समझना था कि कंप्लीटली मिसिबल क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल क्या होते हैं और इमिसिबल क्या होते हैं. ठीक है, अब आते हैं नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे. यहाँ पे एक जस्ट डायग्राम से दिखाया पिक्चर से. देखिए, मिसिबल सब्सटेंस है तो फुल्ली मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब हमने इसको अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वाटर है कौन सा अल्कोहल है, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा. ठीक है, बट अगर वही इमिसिबल सब्सटेंस है तो इसमें एक लेयर बन जाएगी. दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टिंक्ट लेयर. एक लेयर बनेगी जहां से हम कह सकते हैं कि ये जनरली वाटर वाला नीचे आएगा, ये वाटर लेयर है, एक्वस लेयर है. ठीक है,
और ये वाला कौन सा होगा, ऑर्गेनिक लेयर है या ये दोनों इमिसिबल है। एक अलग से यहाँ से लेयर दिखाई दे रहा है और एक लेयर आपको एक यहाँ से दिखाई दे रहा है। जैसे ऑयल एंड वाटर है, वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है। इनको आप मिक्स करेंगे, कितना भी शेक करने के बाद सेटल डाउन रखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टर्बिड आएगा, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर है, तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा, एक सेपरेटिंग फेज बन जाएगा जहां से हम कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग सॉल्वेंट है। बट जो मिसबल होते हैं वो कंप्लीटली मिसबल होते हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम या सेपरेट देम। ठीक है, तो नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेनली हमको किसके लिए, इमिसबल सॉल्वेंट के लिए। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो नस्ट इन 1891 critically examined the distribution of a solute mass between two immiscible solvent। तो पहला जो यहाँ पे है कि two solvents must be immiscible or slightly miscible या partially miscible and presented a generalization which is called Nast distribution law। ठीक है, सो नस्ट ने सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन को टू मिसबल सॉल्वेंट्स के बीच में किसी एक सॉलिड मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था और वहां से उन्होंने एक जनरलाइजेशन दिया जिसको बोलते हैं नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए सॉल्यूट X distributes itself between two non-miscible or immiscible solvents A and B at a constant temperature and X is in the same molecular condition in both solvents, then the ratio of concentrations of X in two solvents is a constant quantity। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए यहाँ में कहें कि जो हमने सॉल्यूट लिया था उसमें पहला ये है कि दोनों सॉल्वेंट में, दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसको क्लियर करने के लिए एक पिक्चर यहाँ लेते हैं। हमने दो सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्वेंट ए और एक सॉल्वेंट बी, ये दोनों क्या है, आपस में इमिसिबल है। दो अलग अलग हमें यहाँ पे फेज दिखाई दे रहा है, हेट्रोजेनियस कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से एक सॉल्वेंट ए है और दूसरा सॉल्वेंट यहाँ में बी है। अब हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूट लेना है एक्स जो दोनों में डिजॉल्व हो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अब इस एक्स को हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुछ एक्स का अमाउंट किसमें गया, सॉल्वेंट वन में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कुछ सॉल्वेंट बी में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है ना, इसी को यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए ये एरो से, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इस इक्विलिब्रियम बनने के बाद, ठीक है, जैसे सपोज इसमें इसका सॉल्वेंट को मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट है, कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कि Ca है, ठीक है, या C1 है, C2 है, और इसमें मान लेते हैं C2 या Cb। तब नस्ट ने ये देखा कि इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट X इन सॉल्वेंट A डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट X इन सॉल्वेंट B इज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा K। ठीक है, बस कंडीशन है यहाँ पे, तो अभी जस्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये कि दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल होना चाहिए, अगर वो नॉन मिसिबल है, इमिसिबल है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों अगर मिसिबल हो गया तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूट एक्स का कितना अमाउंट इसमें है, कितना अमाउंट इसमें गया, इस सॉल्यूट में गया। ठीक है, और सेकेंड ये है कि ये जो भी हम सॉल्यूट यहाँ में एक्स ले रहे हैं ये दोनों में डिजॉल्व होना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए। तब इन दोनों का जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, सॉल्यूट एक्स इन टू सॉल्वेंट्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो दिस इज नोन एज नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो दो सॉल्वेंट लिया, दोनों इमिसिबल है ए और बी, इसमें सॉल्यूट एक्स दोनों में डिजॉल्व होना है। ये जो आपको एरो दिखाया गया है दोनों में डिजॉल्व हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, इक्विलिब्रियम बनेगा। इस इक्विलिब्रियम के बाद जो कंसंट्रेशन होगा एक्स का किसी एक सॉल्वेंट में और दूसरे सॉल्वेंट में, उन दोनों का रेशियो फिक्स होता है, उसी को बोलते हैं नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मान लेते हैं लेट C1 be the concentration of X in solvent A and C2 is the concentration of X in solvent B, then ratio of concentration of solute X in solvent 1 divided by C2, मतलब concentration of solute X in solvent 2, ये वैल्यू हमको कांस्टेंट
मिलता है। इसी को बोलते हैं के इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, the value of partition coefficient does not depend on the quantity of the solid or the quantity of solvent but depends on temperature। ये कितना हमने डाला उस पर डिपेंड नहीं करता है, कितना हमने सॉल्वेंट लिया उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, बट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ C1/C2 और ये कांस्टेंट आने का। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने कोई भी दो सॉल्वेंट लिया, कोई भी दो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट ए था, जैसे कोई यहाँ चलिए ए था, और इसको मान लेते हैं ये सॉल्वेंट बी है। अब इसमें सबसे क्या है कि 10 ग्राम हमने इसमें किसी सॉलिड एक्स को डिजोल्व किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ए में कितना गया, 4 ग्राम गया। जैसे सपोज ए में गया तो बाकी बी में कितना जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस कर दीजिए तो क्या बोलेंगे 6 ग्राम। तो बी में कितना गया 6 ग्राम। इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 4/6 मतलब कितना आएगा 2/3। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो मान लेते हैं 0.66 समथिंग आएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हो गया पार्टीशन कोएफिशिएंट के। ठीक है, अब सेम वही सॉल्वेंट लिया, वही सॉल्यूट लीजिएगा, यहाँ में ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा। अब ये कहें कि हम 10 ग्राम की जगह पे सेकेंड केस में क्या करें, 20 ग्राम हम इसको डालते हैं एक्स को, सॉलिड को। दोनों सॉल्वेंट माइंडेड, दोनों सॉल्वेंट सेम है। ठीक है, ए और बी, टेम्परेचर भी हमारा सेम है, सब कुछ सेम रखा है। तो टेम्परेचर सेम रखा है तो इसका कोफिशिएंट जो आएगा वो के की वैल्यू क्या आएगा 0.66 सेम होगा। तो नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट लिया ना, देखिए आप, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड। ये क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 10 ग्राम लिया तो ये अपने को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 ग्राम और 6 ग्राम, मतलब रेशियो क्या आ रहा है 2:3। अब उसी 10 की जगह पे अगर हम 20 ग्राम लेंगे तो ये अपने को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, फिक्स आएगा। ये नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, तो कितना आएगा 20 ग्राम को सिंपली मैथमेटिक्स अगर करें, इसको हमें 2:3 की रेशियो में डिवाइड करना है तो कितना लेंगे, तो समेशन ऑफ रेशियो कितना हो गया 3 + 2 5, 5 से इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 और 12। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट ए में कितना जाएगा 8 ग्राम और बी में कितना जाएगा 12 ग्राम, इन ऑर्डर टू केप्ट इट रेशियो कांस्टेंट। 0.66 यहाँ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अमाउंट वेरी करेगा बट रेशियो वेरी नहीं करेगा, इसलिए डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, रेशियो जो अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है उसका रेशियो सेम आएगा, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल है, एक जस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जांपल आयोडीन, यदि आयोडीन जो होता है दोनों में सॉल्युबल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी होता है और वाटर में भी होता है, और ये दोनों क्या होते हैं टू इमिसिबल सॉल्वेंट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमें यही रखना है कि दोनों सॉल्वेंट जो होने चाहिए वो इमिसिबल होने चाहिए। It distributes itself between the two solvents, that is carbon tetrachloride and water, in such a way at a constant temperature that at equilibrium the following relationship is obeyed. The concentration of iodine in carbon tetrachloride divided by concentration of iodine in water, that is C1/C2 equal to K. अब यहाँ में 0.01 लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वाटर में ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है बट ये वैल्यू आया हमको। अब इसमें से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला 85.4। यहाँ में C1 फर्स्ट केस से क्या लेंगे 0.01 डिवाइडेड बाई वाटर में कितना है 1.17 इंटू 10⁻⁴। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा 85.4। सेकेंड में इसको देखिए कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया 0.02, यहाँ भी कितना आ गया 2.34, तो भी डिवाइड किया तो कितना मिला 85.4। थर्ड में 0.03 कर दिया, इसमें भी कंसंट्रेशन क्या हो गया
चेंज हो गया। ठीक है, अभी भी कांस्टेंट क्या है, रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 0.04 लिया यहाँ पे तो भी कितना आ गया, इसमें वाटर में भी कंसंट्रेशन चेंज हो गया, बट इन दोनों का रेशियो अभी भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये है कि हमने 10 ग्राम लिया तो ये अपने को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 4 ग्राम एंड 6 ग्राम। अब उसी 10 ग्राम की जगह पे सेम सॉल्यूट को सेम सॉल्वेंट में अगर हम 20 ग्राम डिजॉल्व करें तो भी रेशियो हमारा फिक्स होगा। हाउएवर अमाउंट चेंज हो गया, 4 ग्राम की जगह कितना आएगा, 8 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम की जगह कितना आएगा, 12 ग्राम। अब अगर हमें 30 ग्राम डालेंगे तो भी रेशियो सेम ही रहेगा, तो अपने को उसी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसलिए पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वैल्यू तो अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 0.01 था, 1.17 था, 0.02 लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वाटर में कितना आ रहा है, 2.34 आ रहा है, बट इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट 85.4 85.4। इसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए एक चीज हमें ध्यान देना है न्यूमेरिकल के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए कि जब पार्टीशन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे तो क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि जैसे ये जो 85.5 आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, concentration of iodine in carbon tetrachloride divided by concentration of iodine in water। ये वैल्यू 85.5 है, 85.4 है। बट अगर हमसे कहता है कैलकुलेट द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अब हम यहाँ में क्या लेंगे, वाटर के कंसंट्रेशन को लेंगे। ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, ये है, तो ये हमें न्यूमेरिकल में ध्यान दे रहा है कि हमें किसके लिए पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट किस सॉल्वेंट के लिए है, जिसका नाम जनरली पहले आएगा उसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। ठीक है, सो डोंट वरी, आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात आती है तो जनरली हमको ये बीएससी वगैरह क्वेश्चन में लिमिटेशन या वैलिडिटी, तो वैलिडिटी अगर आपसे पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही लिखना है। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच दिस नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल। तो फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फॉर द वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट नंबर वन इज टेम्परेचर, तो जैसे आप फिंगर पे काउंट करते जाइए, फर्स्ट क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर शुड नॉट चेंज थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, या टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो पहला जो हमें कंडीशन है कि टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ हमने पीछे कहीं ना कहीं पढ़ा है सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। ठीक है, सेकेंड द टू सॉल्वेंट्स, जो हम दो सॉल्वेंट ले रहे हैं उनका नेचर क्या है, the two solvents must be non-miscible or immiscible or only slightly soluble in each other। मतलब उनमें थोड़ा सा हो सकता है, बट जनरली हमें क्या प्रेफर करना है, immiscible या नॉन मिसिबल। ठीक है, जैसे वाटर और अल्कोहल के लिए नस डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वाटर और अल्कोहल दोनों आपस में मिसिबल होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। ठीक है, थर्ड there is no chemical reaction between solvents and also solute and any of the two solvent। तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ कोई जान पहचान ना हो, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई जान पहचान ना हो, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ भी कोई जान पहचान ना हो। ये रूल तो जनरली हम कंडीशन तो हम हर जगह पढ़ते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी पढ़ा है। ठीक है, fourth point is the concentration of the solute in two solvents is low। मतलब this law does not hold when the concentration are high enough। मतलब very concentrated solution के लिए ये नहीं है। ठीक है, dilute solution के लिए हमको तो concentration हमें बहुत ज्यादा भी नहीं है, इसलिए आप वैल्यू देख रहे हैं कितना कम कम आ रहा है। ठीक है, the molecular state of solute must remain the same in both the solvent। molecular state मतलब जो हमने लिया है फॉर्मूला वो सेम होना चाहिए। इट मींस कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड
if there is association or dissociation of solute in the two solvent. तो जो सॉल्यूट है, ऐसा नहीं कि हमने इसको सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने पीछे पढ़ा है, क्वांटा फैक्टर भी पढ़ा हुआ है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन होने का मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए 2 मोल्स को डाला, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद दोनों मिलके एक हो गया, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो उसका मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज हो गया। या हमने 1 मोल डाला, AB को डाला, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्यूट है, ये जनरेट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो यहाँ में ये जाके डिसोसिएट हो गया। तो डिसोसिएट होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। एसोसिएशन में क्या होता है, डिक्रीजेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, चलिए फिंगर पे काउंट करिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, 2 सॉल्वेंट्स मस्ट बी इमिसिबल। थर्ड, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, कोई केमिकल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का सॉल्यूट का सॉल्वेंट में कम होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, molecular state of solute must remain the same. There is neither dissociation nor association of solute in any one of the solvent. अगर किसी एक में होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, तब नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मॉडिफाई हो जाएगा। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इफ सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एनी वन ऑफ द सॉल्वेंट्स, तो वहां में ये फॉर्मूला बदल जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन या वैलिडिटी। क्लियर? अब ये डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऑफ द नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सपोज ए सॉल्यूट X, कोई एक सॉल्यूट है X इज प्रेजेंट इन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स 1 and 2। तो 2 सॉल्वेंट ले लिया था इमिसिबल का, उसमें कोई सॉल्यूट X है, ठीक है। Let mu1 and mu2 be the chemical potential of solute in 2 solvents A and B या 1 and 2 respectively। तो केमिकल पोटेंशियल हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, इसलिए केमिकल पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो mu1 इक्वल टू mu10 प्लस प्लस RD ln A1, और दूसरा क्या लिखेंगे, mu2 इक्वल टू mu20 प्लस RD ln A2। ठीक है, अब इसने दो टर्म यूज किया है। mu1 तो हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल है, mu10 को क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड है। वैसे भी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि जिसके ऊपर हम जीरो लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड। डेल्टा जी एच स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एस जीरो, पी नॉट सेल, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जीरो लगाने का मतलब ये हो जाता है स्टैंडर्ड, मतलब टेम्परेचर इज फिक्स, दैट इज 298 केल्विन। क्लियर? ये केमिकल पोटेंशियल है। mu1 किसका है, मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट 1 में है, ये किसमें है, सॉल्वेंट 2 में है। mu1 0 एंड mu2 0 क्या होता है, ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। A1 एंड A2, तो A1 को बोलते हैं एक्टिविटी, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट X इन सॉल्वेंट 1, इन सॉल्वेंट 1। सिमिलरली A2 को क्या लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट X इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट 2, सेकेंड सॉल्वेंट जो माना था लिया था उसमें इसकी एक्टिविटी है। ठीक है, नाउ अब जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको ये सिंबल लिखता हूँ ऐसे, या वर्ड में लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू सेम, दोनों बराबर होना चाहिए। mu1 इक्वल टू mu2, तो चलिए बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, mu1 0 प्लस RD ln A1 इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, mu2 0 प्लस RD ln A2। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करें, ठीक है ना, ये इधर आएगा तो ये वाला क्या आएगा, इधर आएगा, तो कर दीजिए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, RD ln A1 माइनस RD ln A2 इक्वल टू mu2 0 माइनस mu1 0।
क्लियर? ठीक है, सो हमने केमिकल पोटेंशियल म्यू1 ले लिया, म्यू1 इक्वल टू म्यू1 0 प्लस RT ln1 सॉल्यूट X का सॉल्वेंट 1 में. सिमिलरली वी कैन राइट म्यू2 इक्वल टू म्यू2 0 प्लस RT ln A2. टेम्परेचर तुम्हारा वैसे भी कांस्टेंट रखना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं. A1 और A2 क्या है? एक्टिविटीज ऑफ सॉल्यूट X इन सॉल्वेंट 1 and 2 respectively. Now at equilibrium the chemical potential must be same. तो mu1 equal to mu2, तो mu1 की जगह पे रख दिया, mu2 की जगह पे रख दिया. mu1 को इधर में लेके आए राइट हैंड साइड में, इसको राइट से लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, log a माइनस log b ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या लिखते हैं? ln a बाई b. ये ना, अब इस फॉर्मूले को यहाँ में अप्लाई करिए. क्लियर? आगे बढ़े. जस्ट सिंपली मैथमेटिक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत. अब इसको आगे तो बोले यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो RT दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया, ln a1 बाई ln, मतलब माइनस वाले को हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया. क्लियर? चलिए यहाँ पे हमको पीछे वाले में क्या था? ln a1 माइनस क्या था? RT ln a2 इक्वल टू म्यू2 0 माइनस म्यू1 0. RT दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ln a1 माइनस ln a2. ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या था? ln a बाई b. लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू2 0 माइनस म्यू1 0. क्लियर? अब सिंस at constant temperature, so this is one of the necessary condition for validity of Nash distribution law. तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, तो एज आई टोल्ड अर्लियर ये स्टैंडर्ड वाला ना, तो म्यू1 0 एंड म्यू2 0 क्या हो जाएंगे? आर कांस्टेंट. सिर्फ यही नहीं, डेल्टा जी 0 कहिए, डेल्टा एच 0 कहिए, जो इसके ऊपर 0 लगा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होगा. तो देन यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? मतलब ये राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज कांस्टेंट. तो अब RT को भी इधर लेके आएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? कांस्टेंट. A1 बाई A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. और A1 बाई A2 की जगह पे क्या मिलेगा? कांस्टेंट. ठीक है, अब एक और कंडीशन हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं रखना है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो इसको बोलते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन जिनका कम होगा, तो इस एक्टिविटी वाले टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं कंसंट्रेशन से. तो A1 की जगह पे C1 आ जाएगा, A2 की जगह पे C2 आ जाएगा. तो एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन. तो देन फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? C1 बाई C2 इक्वल टू कांस्टेंट. इसी को बोलते हैं नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो दिस इज द थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ नस डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमसे क्वेश्चन में आता है कि डिराइव द नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हमें ये काम करना है. ठीक है, तो सपोज ए सॉलिड X इज प्रेजेंट इन टू मिसबल सॉल्वेंट 1 and 2, उसका केमिकल पोटेंशियल म्यू1 लिया, म्यू2 लिया, तो म्यू1 इक्वल टू म्यू1 0 प्लस RT ln A1 लिख दिया. इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम तो आप सिंपली मैथमेटिकल स्टेप भी डिराइव कर सकते हैं. म्यू1 इक्वल टू म्यू2 मतलब देयर केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी सेम. नाउ इन विच इंप्लाइज दोनों इक्वेशन से यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ट्रांसफर कर लिया, सेम टर्म को एक पास लाया, ln का फॉर्मूला लगाया, RT ln A1 बाई A2 मिल गया. ठीक है, और अब सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो म्यू1 0 म्यू2 0 क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. तो ये सारे राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया, A1 बाई A2 कांस्टेंट आ गया. अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन. A1 की जगह पे C1 ले लिया, A2 की जगह पे C2 ले लिया, तो हमको क्या मिल गया? C1 बाई C2 इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर हो जाएगा? ये इसका थर्मोडायनामिक डेरिवेशंस, लिमिटेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो न्यूमेरिकल भी साथ साथ हमको यहाँ पे मिलता है क्वेश्चन में.
तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे सक्सिनिक एसिड वाज सेकेंड विद ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ईथर। ये दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट है या पार्शियली मिसिबल है। The concentrations of the acid in two layers are as follows per 10 ml of solution। तो हमें वाटर लेयर में दिया हुआ है 3 डाटा, ईथर लेयर में दिया हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ में तो नहीं लिखा है किसके लिए निकालना है, बट यहाँ में लिखा है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ईथर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो वाटर लेयर में इसको मान लेते हैं कि ये कंसंट्रेशन किसका है, वाटर लेयर में है। ठीक है, तो ये तो वाटर के लिए है और ये ईथर के लिए है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है कि यहाँ में वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। तो हमें के निकालना, के के लिए हमने नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन C1 by C2। ये कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और आपको प्रॉब्लम ही दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे हमें क्या निकालना है, के निकालना है। तो फर्स्ट केस में हमें मान लेते हैं K1। ठीक है, अब हम किसके लिए, वाटर और किसके लिए, ईथर। तो वाटर में कितना था 0.031, ईथर में कितना है 0.0043। ये ना, तो वाटर में कितना था कंसंट्रेशन, ये हमें दिया हुआ है 0.031 और ईथर में कितना है 0.0043। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करिए, कितना आएगा 7 4 जा 28। तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7.20। सिमिलरली K2 निकालिए, यहाँ भी वही है वाटर बाई ईथर। वाटर में कितना है 0.042 डिवाइडेड बाई ईथर में कितना है 0.0058। डिवाइड करिए तो 7 5 जा 8 5 जा 40, 8 में नहीं जाएगा, ये भी 7 में जाएगा, तो 7.241। थर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या दिया है, यहाँ भी हमको क्या लेना पड़ेगा, वाटर को ऊपर रखना है, ईथर को नीचे रखना है। वाटर में कितना दिया है 0.057 डिवाइडेड बाई 0.0079, डिवाइड कर दीजिए, ये भी कितना आएगा 7.215। ठीक है, अब हमको पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो हमें 3 डाटा मिला K1 K2 K3। अब हमको पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मीन लेना पड़ेगा। तो मीन पार्टीशन कोएफिशिएंट, TITION पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो एक हम यहाँ से इनका मीन लेंगे। मीन पार्टीशन कोएफिशिएंट के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो K1 प्लस K2 प्लस K3। अगर 4 डाटा दिया होता तो चारों को ऐड करते और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 आ गया। तो तीनों को आप पहले ऐड कर लीजिए एंड देन इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो एरर को कैंसिल करने के लिए भी हम मीन लेते हैं, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाई 3, तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 7.21। ये हमारा फाइनली आंसर है। अगर 2 दिया होता तो 2 ही बार करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। मीन निकालने के लिए 3 टर्म है तो तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। अगर 4 टर्म होते हैं तो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इस तरह का हमें एक टेबल देगा, कंसंट्रेशन देगा, हमसे पार्टीशन कोएफिशिएंट पूछेगा। तो बस ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि किसका नाम पहले आया, वाटर पहले आया इसलिए वाटर का हमने पहले लिया। अगर हमसे यहाँ लिखा होता फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फॉर ईथर एंड वाटर, तब हम उल्टा लेते हैं, तो ईथर को पहले लेते, वाटर को डिनोमिनेटर में लेते। ठीक है, क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, देखिए succinic acid is second with a mixture of 100 ml of water and 50 ml of ether। तो नो डाउट सक्सेनिक एसिड भी इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से 2 लेयर बनेगी, तो ये मान लेते हैं कि वाटर है और ये क्या है, ईथर है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ऊपर होते हैं, वाटर जो होता है वो एक्वस लेयर नीचे होता है। वाटर कितना हमें दिया है 100 ml, ईथर हमें कितना दिया है 50 ml। चलिए कितना अमाउंट सक्सेनिक एसिड का डिसॉल्व कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 0.127
एट इक्विलिब्रियम, ओ नहीं ये नहीं दिया, जैसे ये 0.127 ग्राम क्या एसिड इज फाउंड इन ईथर लेयर, तो ईथर में कितना हमको एसिड मिला 0.127 ग्राम एंड 1.843 ग्राम इन वाटर, तो वाटर में कितना मिला 1.843 ग्राम। हमसे पूछ रहा है फाइंड द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सक्सेनिक एसिड बिटवीन वाटर एंड ईथर, यहाँ में लिखा है वाटर एंड ईथर, तो हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट के निकालना है, तो हम किसको पहले लेंगे वाटर डिवाइडेड बाय ईथर, क्लियर। अब कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन वाटर वो हमें नहीं दिया है, वो हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो CW निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कितना वाटर लिया है ये हमें लिखा हुआ क्वेश्चन में 100 ml, इसमें कितना ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाटर में, तो 1.843 ग्राम, तो ये हमको क्या मिल जाएगा कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अब आप इसको ml में भी चेंज कर सकते हैं, बट दोनों सेम यूनिट लेंगे, रेशियो है नो प्रॉब्लम, क्योंकि पार्टीशन कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं है हमें यहाँ लीटर में करने की। हाँ दोनों अलग अलग दिया होता है, एक लीटर में और एक ml में, तो हमें सेम यूनिट में रखना है। अब ईथर में निकालिए कंसंट्रेशन कितना दिया है, तो ईथर में कितना ईथर लिया है हमको 50 ml, इसमें कितना डिजोल्व हो रहा था, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ 0.127 ग्राम, तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा ग्राम पर ml। तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हमसे पार्टीशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट रख दीजिए, तो चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ रख दें, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट ये कितना मिलेगा 1.483 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो क्या लिखेंगे 50 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 0.127, चलिए इससे देखिए ये कभी कभी कैलकुलेशन आसान होता है, तो ये अब आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 0.9215, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करिए, तो 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो 8 में तो नहीं जाएगा, ये कितने जाएगा 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जब हमको मास दिया रहेगा ग्राम दिया रहेगा, कितना ग्राम किस लेयर में किस सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितने ml में, तो हम पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए ग्राम पर ml, अगर लीटर में दिया होता तो ग्राम पर लीटर, और देन पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो वाटर डिवाइडेड बाय ईथर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन ईथर, ठीक है। अगर हमको ईथर एंड वाटर में पूछा होता तो फिर हम यहाँ पे रिवर्स लेते हैं, क्लियर, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, तो एग्जांपल थर्ड, an aqueous solution contains 14 gram of succinic acid, it is second with equal volume of water and ether, ठीक है। find the amount of succinic acid in ether layer if the partition coefficient between water and ether is 5.5। अब यहाँ पे एक इसका डायग्राम बनाए, सिनॉप्सिस बनाए, अब इसमें यहाँ भी हमें क्या दिया है वाटर, यहाँ में क्या दिया है ईथर, नो प्रॉब्लम। अब आपको कह रहा है कि अलग अलग नहीं दिया है, अभी जो पिछला एग्जांपल लिया था उसमें हमको अलग अलग दिया था तो पार्टीशन पूछा था, अब हमने इसमें 14 ग्राम डाल रहे हैं, तो ये 14 ग्राम क्या होगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ईथर में जाएगा और कुछ वाटर में जाएगा, तभी तो रस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है वैलिड होगा। तो टोटल अमाउंट जो इसमें हमने डाला है उसमें क्या लिखा है हमको कितना दिया है 14 ग्राम। अब हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट दिया है, किसके बीच में दिया है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन वाटर एंड ईथर लिखा है ना, तो यहाँ में क्या लेंगे ईथर, ये वैल्यू हमें पता है 5.5। सोचिए अभी जो पिछला एग्जांपल था एग्जांपल 2 में ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था, बट हमको यहाँ में क्या दिया था, देखिए अमाउंट दिया था 0.17127 ग्राम एसिड किसमें गया था ईथर में, 1.843 किसमें गया था वाटर में, वॉल्यूम भी हमें दिया था 100 ml और 50 ml, तो हमने पहले कंसंट्रेशन निकाल लिया एंड देन पार्टीशन कोएफिशिएंट निकाल। आप उल्टा सोचिए कि हमें ये दिया हुआ है, हमें पार्टीशन कोएफिशिएंट दिया है, हमें अमाउंट बताना है ईथर में कितना एसिड
डिजॉल्व हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, चलिए दोनों का वैल्यू कितना है, वाटर में कितना और ईथर में कितना है, 14 ग्राम। हमें किस में निकालना है, ईथर में। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एसिड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, सक्सेनिक एसिड मतलब एसिड इन ईथर, ईथर में हमें निकालना है। तो ईथर में मान लेते हैं विल बी, कुछ भी मान लेते हैं एक्स डब्ल्यू ग्राम, चलिए डब्ल्यू ग्राम हमने मान लिया। अब आपसे पूछिए कि अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर में कितना होगा, बोलिए। ठीक है, दोनों अमाउंट कितना है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम को अगर हम दो लोग में डिवाइड करें, एक को कह रहा है कि डब्ल्यू मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 14 माइनस डब्ल्यू, ठीक ना। तो एक को, एक में हमने मान लिया इधर में डब्ल्यू ग्राम चला गया, वट एवर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, दूसरे में कितना जाएगा, 14 माइनस डब्ल्यू ग्राम। क्लियर, वॉल्यूम दोनों का सेम दिया है, तो आप 100 मान सकते हैं या जरूरत नहीं है। अब यहाँ से पार्टीशन कोफिशिएंट लिखे, तो वाटर में कितना है, 14 माइनस डब्ल्यू, और ईथर में कितना है, डब्ल्यू, और ये वैल्यू कितना है, 5.5। हमें क्या करना है, डब्ल्यू को सॉल्व करना है, डब्ल्यू ढूंढना है। तो डब्ल्यू कहाँ से मिलेगा, तो 14 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, इसको यहाँ में ट्रांसफर करिए, तो 5.5 इंटू डब्ल्यू, फिर इस डब्ल्यू को यहाँ लाइए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 6.5 डब्ल्यू इक्वल टू 14। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 6.5, डेसिमल को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 140 डिवाइडेड बाई 65 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 65 टू जा 130, तो 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2.15 ग्राम, ये हमको मिल गया ईथर में। तो ईथर में कितना आ गया, 2.15 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट अगर ये हमको वाटर में भी पूछा होता तब क्या करते हैं, 14 माइनस 2.15, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वाटर में, ठीक है। तो जब मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है डिवाइड करके। टोटल हमें दिया रहेगा, जिस सॉल्वेंट में पूछेगा उसमें हम W मान लेंगे, X मान लेंगे, दूसरे में उसको माइनस कर देंगे, जितना भी अमाउंट दिया रहेगा। पार्टीशन कोएफिशिएंट हमें दिया होगा, तब हमको अमाउंट पूछेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो इस नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे टॉपिक पे बनते हैं, इसलिए मैंने सब में से एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है, तो आप इसको सॉल्व करिए, जैसे मैंने एग्जांपल किया सेम वही चीज, वैल्यू को सिर्फ बदल दिया है, नाम बदल गया है। तो कैलकुलेट द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन वाटर, इसके लिए हमें निकालना है कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर। तो हम पहले क्या लेंगे, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड को ऊपर रखेंगे, इन वाटर को नीचे रखेंगे, मतलब ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई, तीन वैल्यू हमको मिलेगा, K1 K2 K3, तीनों का आप मीन निकाल लीजिए और आंसर हमें बता दीजिए, ठीक है। सेकेंड कह रहा है solid X is added to a mixture of benzene and water after sucking 10 ml of the benzene layer was found to contain, तो ये एग्जांपल 2 की तरह है, 0.13 ग्राम and 100 ml of water contain 0.22 ग्राम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम। तो आप कंसंट्रेशन किस में निकालना, हमें बेंजीन एंड वाटर, तो पहले क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे डिवाइडेड बाई वाटर लेंगे। बेंजीन में कितना दिया है आपको, जस्ट एग्जांपल 2 की तरह रख दीजिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये बीएससी जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप मेजर हैं चाहे जेनरिक हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमको 100% मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कितना आंसर मिला, क्योंकि क्या पता यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। वीडियो अगर आज का आपको पसंद आया, टॉपिक समझ में आया, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आया है, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अपडेट्स आने वाला बेल आइकन दबा के रखिए कि जो भी वीडियो अभी डालेंगे वो आपको अपडेट मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
and don't forget to like and comment. I would like to see your comment. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए